अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ एचडी पे इलेक्शन स्पेशल। इलेक्शन 2024 अब रह गए हैं सिर्फ 2 दिन, कल और परसों का दिन रह गया है और 8 तारीख को अवाम एक फैसला देंगे। अब अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करके जो फैसला करेंगे, उस हवाले से हम बहुत सारे और सूबों के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे बात, ज़रा फोकस करेंगे बलूचिस्तान पे, क्योंकि रकबे वाइज सबसे बड़ा शहर, यहाँ की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अनएड्रेस्ड रहे हैं। ये इसको एक ये भी तासुर दिया जाता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का इलाका है, यहाँ पर बनाने और बिगाड़ने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे-ऐसे अवामिल शामिल हैं। यहाँ पर 16 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, 65 प्रोविंशियल असेंबली की, जिनमें से 51 जनरल कॉन्टेस्ट होती हैं और 14 जो हैं माइनॉरिटीज़ और रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं। यहाँ तक कि हमें ये बलूचिस्तान की अहमियत का इसलिए भी पता है कि जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे, सीधा बलूचिस्तान गए और उन्होंने वो करने की कोशिश की उन 22, 24, 26 इलेक्टेबल्स को, जो कभी बाप पार्टी के नाम के साथ सामने आते हैं, कभी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और मगर बात बनी नहीं, पहुँचे देर में, लेकिन ज़रदारी साहब बाजी ले गए। अब जो जिस तरह से अब फिगर्स स्टैंड करते हैं, कम से कम 14 की तो उनके पास फिगर मौजूद है, जिनको ज़रदारी साहब मना चुके हैं, लेकिन फिर भी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन, क्योंकि 80% पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया गया है और कल भी नोशकी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला हुआ है। एक सिक्योरिटी सिचुएशन एक तो बहुत बदहाल, और इलेक्शंस में लोगों का इंटरेस्ट कितना होगा, वोटर टर्नआउट कितना होगा, और वही लोग जो जीतते आए हैं वो क्या फिर से जीतेंगे। कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, वो भी हम देख लेंगे कि फिर वो किसके साथ मिलते हैं, क्योंकि कहने को मेक एंड ब्रेक सिचुएशन यही होती है। और यहाँ पर मेंगल साहब भी हैं, और मेंगल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हाथ मिलाया और फिर पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा भी रहे। हमारे साथ मौजूद है हमारा स्टीम्ड पैनल, ऑफ कोर्स पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है खावर नईम हाशमी साहब, सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब और मियां ताहिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं खावर नईम हाशमी साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी कि ये एक NA 263 का जो क्वेटा 2 की सीट है, इसमें लश्करी रईसानी साहब कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार इंडिपेंडेंट। आपको लगता है ही स्टैंड्स अ चांस, या आप समझते हैं कि इनके मुकाबले में और भी लोग हैं? मेरे ख्याल में मुकाबला जो है वो डेफिनेटली होगा। ये एज नहीं दिया जा सकता कि मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि बलूचिस्तान जिसको हमेशा निगलेक्ट किया पाकिस्तान की कौमी धारे की पार्टियों ने, अपने दफातर तक नहीं बनाए। और वो चूँकि एक बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो शहरी इलाकों पर मुश्तमिल सूबा नहीं है, ये कबायली देहात पर सारे का सारा सूबा जो है वो इन्हिसार करता है। और कबायली सरदारी निज़ाम जो है और वहाँ के अवाम की जो गुर्बत है, वहाँ पर बलूचिस्तान में अगर कोई सियासी काम हुआ तो वो बलूचिस्तान, ये जो बाप के नाम से पार्टी बनी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके बाद बलूचिस्तान जो है वो कौमी सियासी दायरे में हमें नज़र आना हुआ। अब सूरत हाल ये है कि बाप बिखर चुकी है और बाप जो है वो उसके अंदर जितने भी लोग थे वो इलेक्टेबल लोग थे बाप के अंदर जी। और ये इलेक्टेबल जो है, इनमें से 16 आदमी तो हल्फन नवाज शरीफ के साथ खड़े हो चुके हैं, बाकी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत को और देवबंदी फ़िरके की अहमियत को और मजहबी जो अनासर हैं उनकी अहमियत को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का 2024 का जो 2 दिन बाद इलेक्शन होने वाला है, ये बलूचिस्तान में पहला बड़ा एक इलेक्शन होगा और मुकाबले होंगे। पहला बड़ा इलेक्शन और मुकाबला भी सख्त होगा। ठीक है, मैं बुखारी साहब अगर आप बता दें कि ये जो बलूचिस्तान की ऑटोनमी है, ये जो उसका मसला है कि क्या ऑटोनमी उसकी क्या हैसियत है, और क्या उसकी बलूचिस्तान की ऑटोनमी पर इलेक्शंस होंगे? क्या वो इशू है कि बलूचिस्तान को कितना आज़ाद समझा जाता है, कितने आज़ाद हैं वो अपने डिसीजंस करने में? क्या वो कोई ज़ेर बहस है? क्या कोई वोटर पूछने का हक रखता है कि आपने मेरे लिए क्या किया?
बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ताल्लुक है, वो तो जो 18वीं तरमीम थी उसने वो कसिया हमेशा के लिए जो है वो तय कर दिया था कि अब तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हैं। बल्कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि सेंटर तो अब ये समझता है कि वो सिर्फ डाकखाना है, वो सारे वसाइल जो हैं वो मुकामी तौर पर चूँकि प्रोविंशियल हुकूमतों को जाते हैं, इसलिए ये बात कि जी ऑटोनॉमी पर इलेक्शन लड़ा जाएगा वो तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इलेक्शन की बुनियाद ये नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ऑटोनॉमी पहले से उनके पास मौजूद है। हाँ, जो मकामी रियलिटीज़ हैं, जो ख़ास तौर से बलूचिस्तान के 3 बड़े मसले हैं, एहसास महरूमी तो हम मेरा ख्याल से 5-6 दिहाइयों से सुनते आ रहे हैं। यकीनी तौर पे ये ऐसा नहीं कि हवा में है, ये वाक़तन उनका मसला है। दे फील डिप्राइव्ड कि दूसरे सूबों के मुकाबले में उनको जो यानी वसाइल हैं उसकी तकसीम जो है वो ठीक नहीं है। दूसरा बड़ा मसला है मिसिंग पर्सनस का, और ये भी एक बहुत बड़ा मिसनोमर है। इसके ऊपर तफसील से बात मेरे ख्याल से किसी और प्रोग्राम में हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये वहाँ का एक मसला ज़रूर है। दूसरा मसला है वहाँ का ट्राइबल चीफ्टन्स जो सोसाइटी जो जिसकी तकसीम अभी हाशमी साहब बता रहे थे, वो ये कि क्या वहाँ रियलाइजेशन आ रही है कि अब बस ये सरदारी निज़ाम की छुट्टी होनी चाहिए। इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से एक काफ़ी होगा। मैं वहाँ गया था बलूचिस्तान में, तो मैंने वहाँ जाके जो कुछ देखा वो ये कि वहाँ पर 2 कैडेट कॉलेज नए खुले हैं और कुछ 6 के करीब यानी जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो खुले हैं। वहाँ पर दाखिला लेना बिल्कुल इसी तरह है अब जिस तरह से HSN में दाखिला लेना है। मीनिंग देयर बाई कि वो जो एक सौदा बेचा जाता था कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी है मुकामी तौर के ऊपर, वो तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि आई वेंट टू सेवरल यूनिवर्सिटीज़। आपको हैरत होगी कि जो कोयटा के अंदर 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स की तादाद 18,000 से लेकर 35,000 तक है। तो ये जो रियलिटीज़ हैं ये आपको इंडिकेट कर रही हैं कि अवेयरनेस आ रही है वहाँ पर, और वो जो एक तवील अरसे से महकूम अवाम थे वहाँ, जो सरदारों की यानी उनके ऊपर टोटल दारोमदार उनका अपने सरदारों के ऊपर था, वो सूरत हाल बदल रही है। डेमोक्रेसी वहाँ रियल स्पिरिट में कब आएगी, मेरे ख्याल से दैट्स ए क्वेश्चन मार्क। वो हम देखेंगे ये कि ये जो इलेक्शन अब होने जा रहा है जिसमें आप बकौल आपके 2 दिन रह गए हैं, क्या इसमें लोगों की क्या बकौल पार्टिसिपेशन? आपके कितने दिन रह गए बकौल मेरे क्या मतलब, क्या वाकई? नहीं, मैं अर्ज करूं आपसे, मैं वही कहने जा रहा था कि अच्छा। इसका दारोमदार इस बात पर होगा कि कितनी बड़ी तादाद में वोटर घर से निकलता और वोट पोलिंग स्टेशन तक पहुंचता और अपना वोट कास्ट करता है। दैट विल रिफ्लेक्ट कि वहाँ डेमोक्रेसी का लेवल क्या है। जी ठीक है नबी चौधरी साहब, अगेन 80% पोलिंग स्टेशन जो हैं वो ऐसे हैं कि हसास बताए जाते हैं। फिर अगेन नोशकी में जिस तरह हमने देखा कल भी एक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर धावा बोला गया, तो ये मामलात कोई ऐसे रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहे कि कोई जान पड़ती नजर आएगी या वोटर निकलेगा। और क्योंकि वोटर मायूस भी है, आपको लग रहा है कि वोटिंग टर्नआउट इस वक्त वो होगा जो कि पिछले कई सालों में हमने कम तो होता दिखाई देता है, क्या मजीद कम होगा या ये मुकाबलेदार इलेक्शन होगा? पहली चीज़ तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बलूचिस्तान में माजी में भी ख़राब रही है और उस दरमियान इलेक्शन होते रहे हैं। अब इस वक्त हालात यूँ हैं कि जितने भी नाराज़ अनासर कह लें उनको, मैं नरम लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वो बड़े वाइब्रेंट हैं। कोयटा में जो इज्तिमा हुआ है चंद रोज़ कबल, मतलब मैंने तो रेयर ही है कि वो देखे हुए इतने लोग, और यही तुरबत के अंदर भी सूरत हाल है। अच्छा, अब अगर वो नासिर सारे वोट कास्ट करने का फैसला करते हैं, ज़ाहिर है अभी एक चीज़ चल रही है ना कि वो देखेंगे कि ऊपर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी सोच क्या है। मैंगल साहब की सोच डिफरेंट है, पख्तून और बलोच भी हैं वहाँ, अचकज़ई साहब की सोच डिफरेंट है, तो उसमें टर्नआउट बढ़ेगा। जहाँ तक मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, तो इसमें हमें ख़तरा इसलिए रहेगा कि जिन फोर्सेस ने इलेक्शन को सबोताज करने का ऐलान किया था, जिसमें टीटीपी की अपनी वेबसाइट पर एक उनकी प्रेस रिलीज़ है, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने देंगे। वो खैर उसमें नाकाम होंगे वो यकीनी तौर पर, लेकिन ये ख़तरा बाहर रहेगा। और मैं समझता हूँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो इस हवाले से अलर्ट होंगी। मुकाबले पूरे बलूचिस्तान के अंदर दिलचस्प हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अलायंस तो हर दफ़ा बनते हैं। मौलाना फजल रहमान की अपनी जो एंट्री है पशीन में, उसने माहौल बहुत एक सियासी कर दिया है। देखें ना, JUI की तो नस नस में सियासत है। हम इसको मजहबी पार्टी कहते हैं, लेकिन प्री पार्टीशन ही ये मुकम्मल तौर पर सियासत के अंदर रहकर अपना रोल प्ले करते हैं। इस तरह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं,
मुख्तलिफ जगहों पर जो अलाइंसेस बन रहे हैं, मेंगल साहब से भी अलाइंस कर लिया है, एक जगह अचकजई साहब के साथ इनका अलाइंस हो गया है, ये फिर अचकजई साहब को कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है कि मुकाबले भी बहुत अच्छे होंगे वहाँ पर। और ये जो एक प्लान है जो हमें महसूस हुआ था वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब के इस्तीफ़े के साथ, कि वो जाती वज़ीर आला बन जाएंगे, इस तरह का मामला होगा। फिर नौशकी का आपने जिक्र किया, वहाँ से सादिक संजरानी साहब ने भी इलेक्शन लड़ना है सूबाई असम्बली की सीट पर, वो भी गए हुए हैं। लेकिन ये मामला सारा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस तरह का हो सकता है कि मखलूत हुकूमत बनेगी, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि जो समझ रहे हैं कि हम वज़ीर आला होंगे वही वज़ीर आला होंगे। ठीक है, मियां ताहिर साहब और बीजे मीर साहब रह गए हैं, उनसे भी उनका कमेंट लेना है। बलोचिस्तान के जो महरूमियां हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये जो डिफिकल्टी आएगी इलेक्शन वोटर टर्नआउट में, क्योंकि जब वोटर नहीं निकलेगा अपना के राय दही इस्तेमाल करेगा, तभी जमहूरियत फरोग पाएगी। स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ 24 न्यूज़ HD आपको हम 2024 के इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं। आज हम बलोचिस्तान के ऊपर बात कर रहे थे, हमने कमेंट लिया है। खबर नईम हाशमी साहब, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, मियां ताहिर साहब और पीजे मीर साहब। सो लेट मी गो स्ट्रेट टू मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, एक तो ये सिक्योरिटी के खदशात और फिर जाहिर है जब बलोचिस्तान में आपको पता है हमदुल्ला साहब पे भी हमला हुआ, फिर वहाँ से जमात इस्लामी जब वहाँ पर जलसा करने गई, सिराजुल हक साहब पे भी हमला हुआ, तो ये कोई रिलीजियस जो फैक्टर है वो भी बहुत प्ले इन करेगा। इस वक्त देवबंदी फैक्टर को हम नहीं अब इग्नोर कर सकते। आप क्या समझते हैं, ये जो आराम से दिन गुजर जाएगा 8 का या नहीं? देखें जी, ये जो इलेक्शन है इस पे तो करते हैं बात। मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा कि पाकिस्तान आलमी ताकतों की बैटल फील्ड है। यहाँ पे आलमी ताकतें अपनी अपनी गेमें चलती हैं, हम सबको पता है, लेकिन बलूचिस्तान स्पेशली बैटल फील्ड है। और इस वक्त ख़ास तौर पे इसलिए भी हम उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो पिछले दिनों वाक़यात हुए हैं ईरान और पाकिस्तान के, और उसके बाद जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये इसलिए भी हैं कि यहाँ पे अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, चाइना के इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है ही है। तो ये जो इलेक्शन है बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान की सलामती, इंटेग्रिटी वर्सेस इंटरनेशनल इंटरेस्ट, उसके लिहाज से मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूँ। और ये सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा ही अहम इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन में अगर तो टर्न आउट ज़्यादा ले आए, मैं ले आए की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अदरवाइज़ इंटरनेशनल फोर्सेस, इंटरनेशनल फोरम्स सो कॉल्ड, वो इसको बड़ा इशू बनाएंगे। क्योंकि ये इस वक्त भी बड़ी चीज़ें चल रही हैं कि बलूचिस्तान में कौन किसके साथ है, अवाम किसके साथ है। तो इसको टैकल करने के लिए, कैटर करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि टर्न आउट ज़्यादा अच्छा हो, ताकि ये जो इलेक्शन है इसकी लेजिटिमेसी और इसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अवाम का पाकिस्तान के साथ इजहार जो है, इजहार यकजहती, उसको बेहतर तरीके से शो ऑफ़ किया जा सके। इस वक्त शो ऑफ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें बड़ी फोकस है लॉ एंड फोर्स एजेंसीज़ की भी और हुकूमत पाकिस्तान की भी। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो सियासी जमातों का है, जो कि बलूचिस्तान में कभी नज़र नहीं आया, क्योंकि किसी ने बलूचिस्तान में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। बहुत सी रीज़न्स हैं इसकी, लेकिन जो सबसे बड़ी रीज़न मैं पहले भी बात कर रहा था पिछले प्रोग्राम में भी, कि वो ये है कि चूँकि यहाँ से अक्सरियती निज़ाम यहाँ पे नाफिज है पाकिस्तान में, जिसने जहाँ से अक्सरियत लेनी है वो सूबा पंजाब है, तो किसी को परवाह नहीं है कि बलूचिस्तान में जाके काम करे, किसी को परवाह नहीं है कि वो सिंध में करे। और दूसरी रीज़न वहाँ का कबायली निज़ाम है, वो किसी को बहुत ज़्यादा इजाज़त भी नहीं देता, ऑब्ज़ॉर्व भी नहीं करता। तो इसलिए वहाँ पे ये तो है, इशू है। सियासी जमातों की जो ज़िम्मेदारी है वो तो अपनी जगह पे टूट फूट होती रहती है, एक पार्टी बनती है, फिर वो उसके हिस्से बखरे होकर कहीं दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में जाके मर्ज हो जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। तो ये सिलसिला वहाँ से एक अरसे से जारी है। लेकिन ये इलेक्शन जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से और पाकिस्तान की सलामती, मैं बड़ा इस पर इसलिए ज़ोर देना चाह रहा हूँ कि ये CPEC के हवाले से बड़ा अहम है बलूचिस्तान। और ये उस पर जो सबसे बड़ी ज़िद है वो अमेरिका की है, और फिर दूसरे एक्टर्स भी हैं उसमें।
अब देखें ना, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हुई या वो जो हमले हुए एक दूसरे पे, उसमें जाहिर है कि कोई ना कोई मफाद किसी और का तो था, किसी ने तो उस गेम को बढ़ाने की कोशिश की। और मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ दोनों साइड्स को कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया और इसको टाइमली वो सनब किया है सारी चीज़ों को और कंट्रोल में ले आए। तो ये सूबा जो है वो केपी से भी ज़्यादा अहम है और इसमें सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे। और इलेक्शन डे पे सूरत हाल, क्योंकि वहाँ पे दाइश भी सरगर्म है, सिर्फ वहाँ पे ये बाकी नहीं, दाइश सरगर्म है, खुरासान फलां फलां पता नहीं क्या क्या नाम उनके सामने आते हैं उनके उन नामों के साथ। और वो उन्होंने जिस तरह नवीद चौधरी साहब बता रहे थे, उन्होंने लेटर जारी किए हुए हैं, थ्रेट्स दी हुई हैं, अलहदगी पसंद तो है ही हैं, वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है। अब आप क्या समझते हैं विजय मीर साहब, क्योंकि सीपेक का वाला मामला अच्छा उठाया ताहिर साहब ने। ऑफ कोर्स इंटरनेशनली हमें लोग देख रहे होंगे, क्योंकि चाइना तो ये देखेगा कि सीपेक गवादर से शुरू होना है, जिसका बड़ा वादा किया जा रहा है, बड़ी तरक्की होनी है। अब एक मारंग बलोच साहिबा की भी एक पूरी रैली निकली, वो भी इस्लामाबाद बैठे रहे। कुछ आपको लगता है कोई डेंट पड़ा है इस चीज से, या आप समझते हैं कि थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम? वेल वी होप कि थिंग्स विल गेट बेटर, लेकिन हम लॉलीपॉप देते हैं बलूचिस्तान को हमेशा। उसके पास गैस भी है, उसके पास बड़ा ज़बरदस्त एक पोर्ट भी है, बट उसकी पार्टिसिपेशन क्या है? हम उनको अपीज़ कर देते हैं, कभी किसी को वज़ीर आज़म बना दिया, कभी किसी को वज़ीर आज़म बना दिया, एंड वी जस्ट गिव देम वो टेम्प्रेरी लॉलीपॉप्स। आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं की? देखो ना, आपने 16 सीटें दी हैं नेशनल असेंबली में, 51 आपने प्रोविंशियल में, चलो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल राइट। 16 सीट्स जो हैं ये एक्सप्लॉइट होती हैं। जिस तरह अभी ताहिर बात कर रहे थे, इनको तो ये इनको डिवाइड कर दिया जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। और ये जो चीज़ है, ये बलोची का जो अपना इंटरेस्ट है, प्रोविंशियल इंटरेस्ट, उसको ये पीछे रख देता है। हमने देखना है कि जो मर्जी आ जाए, बट व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बलोचिस्तान? 0-0 बातें बड़ी करते हैं सारे आके, हमने ये कर दिया, वो कर देंगे। ये सब आते हैं जब इलेक्शन का वक्त होता है। इलेक्शन के बाद नो वन इज़ विजिबल। और वैसे भी आप देखें कि वहाँ इंटर राइवलरी बहुत है, मारीज है, उसके बाद मेंगल्स है, उसके बाद भुगतीज है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। अब इनकी इंटर रिलेशन है, फिर उसके बाद आपके नई पार्टीज आ गई हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि 2018 में 943 पीपल व उम्मीदवार, अब 1273 आ गए। तो द क्वेश्चन इज, आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बट डिलीवरेंस क्या है? बलूचिस्तान मेरी नज़र के अंदर इतना ज़बरदस्त एक एरिया है, क्योंकि दैट इज़ द ओनली लाइफ लाइन यू हैव विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यू गो थ्रू ईरान इनटू यूरोप। अफगानिस्तान आपका एक ट्रबल्ड एरिया है, वहाँ से भी आप आ सकते थे, मशहद के थ्रू आते थे, लेकिन ये एरिया, इसको आपने डेवलप ही नहीं किया। 90 माइल्स ऑफ रोड फ्रॉम द बॉर्डर टू नोखंडी, 0-0 जो बनती है पेपर पे बनी है, बाकी आप देखें वो नाम ही कोई नहीं है। इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ से आता है, हर चीज़ वहाँ से आती है। हम बातें बड़ी करते हैं सना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज टॉक्स डोंट रियली मैटर। और यही वजह है कि जो बलोची रोता है तो वो जेन्युइन रोता है। इसको आपने वो इंपॉर्टेंस दी नहीं है। आप बलोचिस के बेचारों को देखो, जो लीडरशिप है वो कोसार मार्केट में बैठी होती है जाके, वहां जाके पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है बलूचिस्तान की, एंड वी आर टॉकिंग। वो रईसानी साहब सही बात करते हैं यार, डिग्री इज अ डिग्री, जिसकी मर्जी डिग्री हो। तो द क्वेश्चन, जाली हो या असली हो, डिग्री तो डिग्री होती है। ठीक है, ओके ठीक है। मैं जरा एक मिनट, खबर नहीं हाशमी साहब, ये जरा दो नाम है, एक तो लश्करी रईसानी का नाम है और एक मीर मकबूल लहरी साहब। ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए हैं इस बार। ये कितने इंडिपेंडेंट हो गए और इनकी डिपेंडेंसी का फैक्टर किसके लिए अहम प्ले करेगा? ये इसका पस मंज़र तो मैं नहीं जानता कि दोनों क्यों इंडिपेंडेंट हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये जब इलेक्शन ख़त्म होंगे तो डेफिनेटली एफिलेशन होगी इनकी किसी ना किसी पार्टी के साथ। मतलब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये वजारत संभाले बैठे होंगे, फिर आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाल जो है इतनी गंभीर है वहाँ पे जी, इतनी गंभीर है कि देखिए ना आप कि नून लीग जो है वो पिछले इलेक्शन में तो उसने मेरा ख्याल 1 सीट हासिल की वहाँ से, और उससे पहले के इलेक्शन में अक्सरियत भी हासिल की है नून लीग ने। और फिर जो
इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को बहुत एज हासिल है, और सिंध का वो एरिया जो बलूचिस्तान तक जाता है, मुल्क होता है बलूचिस्तान का और सिंध का एरिया, वहाँ का जो वोटर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, इसमें भी कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तो स्प्लिट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, मतलब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, पश्तूनख्वा मिली पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, इस तरह और भी पार्टियाँ हैं, और ये ऐसा नहीं होगा कि इनकी जेब से कुछ नहीं निकलेगा, इन्होंने भी आना है, और अजीबो गरीब किस्म की एक मखलूत हुकूमत बनेगी। ये हम नहीं कह सकते कि 2 बड़ी पार्टियां या 3 बड़ी पार्टियां बनाएंगी, ये 2-3 से ज़्यादा पार्टियां जो हैं उनको हुकूमत वहाँ बनानी पड़ेगी, और इसलिए आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके आज़ाद के तौर पे खड़े होना जो है वो कोई घाटे का सौदा नहीं है। उनको मनफियत नज़र आई उसमें कि जहाँ पलड़ा भारी होगा वहाँ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यकीनी तौर पे आप नहीं कह सकते कि मौलाना फजलुर रहमान एकदम ऊपर चले जाएंगे, नून लीग के साथ ये हो जाएगा, पीपल्स पार्टी के साथ ये हो जाएगा। तो अभी तक वहाँ की सूरत हाल जो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ना जो है वो उनके हक में जाएगा। ठीक है। बात करें बलूचिस्तान की 2024 इलेक्शंस के हवाले से, क्या नताइज आ सकते हैं, किस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल है, और क्या क्या मामलात होंगे यहाँ पर जो आगे आएंगे, और इंडिपेंडेंस की अहमियत पर हम बात कर रहे थे। ये बताइएगा सलीम बुखारी साहब, क्योंकि पिछले इलेक्शंस का अगर रिजल्ट देखें तो 7 सीटें जीती थी पीटीआई, कासिम सूरी साहब का घर तो रेड हो गया है, उसके बाद अब पता नहीं उनका किस तरह से इलेक्शन होगी, कैसे उसके ऊपर मुतासर हो सकेंगे। लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई की जो 7 सीटें थी वो अब नहीं होंगी, या किसके हिस्से में आएंगी? और दूसरा, वो जो 24 बाप पार्टी ने लिए थी लास्ट टाइम, वो भी कुछ कम आएंगी, इंडिपेंडेंस में डिवाइडेड हो जाएंगी, किस तरह से आप रिजल्ट देख रहे हैं? मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो नई पॉलिटिकल रियलिटीज़ सामने आई हैं बलूचिस्तान में, ख़ास तौर से कि कैसी पार्टी जो अंटिल वेरी रिसेंटली इक़्तिदार में थी, वहाँ हुकूमत कर रही थी, उसका अब कहीं पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, वो ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं। अगर आप दूरबीन लगा के देखें तो शायद कहीं नज़र आ जाएं। और दूसरी बड़ी रियलिटी वहाँ की ये है कि सरदार जो हैं अपने अपने इलाके के, आपने अख्तर मेंगल का जिक्र किया था, वो हमेशा से ही इलेक्शन जीत जाते हैं, वो चाहे भुगटीज़ हैं, चाहे मरीज़ हैं, बजिंजोज़ हैं, रईसानीज़ हैं, अचकज़ईज़ हैं, मैंगल्स हैं, ये अपने अपने इलाकों से इनके मुकाबले में कोई खड़ा हो नहीं सकता है, इसलिए जीत जाते हैं। लेकिन ये जीतने के बाद फिर अपने अवाम की बहबूद या बेहतरी सोचने की बजाय फिर मरकज़ की तरफ देख के उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए फिर वसाइल की तकसीम होती है। यही अनफॉर्चुनेट वजह है कि पिछले 3 इलेक्शन जो हुए हैं उसके अंदर आप देख लीजिए, किसी एक पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का एजाज़ हासिल इस तरह से नहीं है कि वो ख़ुद से अपनी हुकूमत बना ले। 2008 के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उसके साथ भी आपको पता है एमएमए थी, इंडिपेंडेंट थे, पीएमएलक्यू थी, एएनपी थी, और छोटी छोटी 1-2 पार्टियां थी। इसी तरह से 2013 के इलेक्शन में हमने देखा कि हुकूमत पीएमएलएन की थी, लेकिन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 10 सीटें थी, बीएनपी की 7 थी, इंडिपेंडेंट 8 थे। और फिर ऑफ कोर्स लास्ट जिस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं 2018 का, इसमें पीटीआई जो है 6 सीटों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, और उसके साथ एएनपी, बीएनपी, एचडीपी और बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां जो है वो साथ थी। जब तक मेरे ख्याल से वहाँ पर किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता है, तो वो जो हम तवक्को लगा के बैठे होते हैं कि जमहूरी माशरे में ग्रास रूट लेवल तक जो है वो बेनिफिट भी जाएगा, वो मौके भी जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल मिलेंगी, ये तो वहाँ होने नहीं जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे ख्याल से जो नई रियलिटीज़ हैं वो यकीनी तौर पर पूरे का पूरा इंतखाबी नक्शा जो है वो तब्दील करने जा रही हैं। और जब हम नताइज के करीब पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही अजीब व गरीब सी सूरत हाल जो है वो आ रही है। इस वक्त वहाँ जो मेन कंटेस्ट कह लें, या जो मेन शेयर लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और उन्हीं के साथ आपको पता है बाप सारी पार्टी जो है वो मिल गई नून लीग के साथ, रईसानीज़ और दूसरी जो पार्टियाँ थी जो जिनके पास वोट बैंक है वो मिल गई हैं पीपल्स पार्टी के साथ। तो एक मरतबा फिर हम देखने जा रहे हैं कि वहाँ की इंडिजिनस रिप्रेजेंटेशन जो है
उसकी हुकूमत नहीं बनेगी, बल्कि मखलूत पार्टियाँ जिनकी सरबराही जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टियों के पास होगी, वही वहाँ फिर से हुकूमत बनाएंगे। लिहाजा उसका नतीजा भी वही निकलेगा जो माजी में निकलता रहा है। एहसास महरूमी बढ़ता रहेगा, उसके कम होने और ख़त्म होने का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह से मिसिंग पर्सन का इशू जो दूसरा इशू है वो भी आप देख लीजिएगा, इसी तरह से खड़ा रहेगा। जो वसाइल की तकसीम है उसके हवाले से भी बात वहीं रहेगी। तो जो आगाज़ यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था जब सदर बने थे, वो पहले उन्होंने बलोच अवाम से माफ़ी मांगी पब्लिकली और कहा कि आपके साथ साल नहीं बल्कि कई दहाइयों से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। फिर उन्होंने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान का आगाज़ किया। ये अच्छी इब्तदा थी, लेकिन इसका फॉलोअप जो है वो नदारत है। दूसरी हुकूमतें आई, उसके बाद तो उन्होंने मुड़ के देखा ही नहीं उस तरफ। तो बलूचिस्तान के अवाम की लेकिन सर नून लीग का भी तो यही मसला रहा है ना, नून लीग भी जाती है, मिलती है। अताउल्लाह मेंगल साहब की जब डेथ पे, अख्तर मेंगल साहब के वालिद साहब की डेथ पे गए, वो एक बड़ा वो फोकल बड़ा अच्छा लगता है, एक ऑप्टिक्स के लिए बड़ा अच्छी बात होती है कि देखिए जी हम कौम परस्त जमातों के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे कौम परस्त जमातों के साथ खड़ा होना एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है। नवीद चौधरी साहब, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जिस तरह से ये हो रहा है कि भाई कौम परस्त जमातें होती हैं, जिस तरह हम देखते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब हो और ये बेंगल्स हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सबकत ले जाएगा इस पर? इस वक्त जो तजर्बा बलूचिस्तान में किया जाना है उसको हम देखते हैं पिछले 2 या 3 माह की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से। जी, सबसे पहले तो हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब ने समझा कि बाप पार्टी उनके पास आएगी। ज़ाहिर है बाप ने डिसमेंटल होकर जहाँ जाना था वही इशारा होना था कि हुकूमत किसको मिल रही है, ऐसे तसव्वुर मिला हमें। फिर एकदम पता लगा कि वो बाप वाले इनकारी हैं, वो लाहौर आके बाल्डरों के चक्कर लगाने लगे। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए। अच्छा, जब वहाँ गए हैं तो सिरेना तक महदूद रहे हैं, कोई उन्होंने कोशिश नहीं की कि बहुत लंबी चौड़ी किसी को मिलने मिलाने की। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। फिर लश्करी रईसानी साहब लाहौर आए, शहबाज शरीफ साहब से मिले आके, और यहाँ लगा कि ये कोई ऐलान करेंगे। जैसे भी आपने कहा कि वो आज़ाद खड़े हो गए हैं। मकबूल लहरी जो उसके मेयर भी रहे हैं कोयटा के, वो भी खड़े हुए हैं आज़ाद। अच्छा, उसके बाद फिर मौका जब मिला, अब बाप पूरी की पूरी इधर नहीं आई, बाप भी टुकड़ों में तकसीम हुई है। कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कोई नून लीग में आ गया है। अच्छा, जाम कमाल जो है लसबेला वाले जाम्स, वो जाम साहिबान वो आ गए हैं इधर नून लीग के साथ। अब सूरत हाल ये है कि अच्छा अचकज़ई साहब जो हैं वो हमेशा से नून लीग के तहत रहे हैं। 2013 एक आइडियल साल था, उसमें तमाम कौम परस्त जमातों को सूबाई और वफाकी हुकूमत नुमाइंदगी मिल गई, CPEC स्टार्ट हो गया, और ऐसी हमांगी बहुत कम माजी में देखने में आई थी। बहुत अफसोस की बात है कि उस सारे फार्मूले को जो एक बन गया था उसको डैमेज किया गया। और उसके बाद जिस तरह से 2018 के अंदर वहाँ पर PTI के लोग भी जीत गए। सूरी साहब की आप बात कर रही हैं, 2 केसेस हैं उन पर। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ बलूचिस्तान के साथ किस हद तक ज्यादती होती हैं। तीसरे नंबर का उम्मीदवार, तीसरे नंबर पर वोट लेने वाला उम्मीदवार 5 साल तक डिप्टी स्पीकर रहा है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी अपलोड कर गया जाते जाते। और एक और बात मुझे बलूचिस्तान के बारे से ज़रूर करनी है आपकी वसासत से, कि देखें हम कहते हैं कि वहाँ सबको मौका मिला, सब काम नहीं कर सके। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पैनल जानता है कि हाइब्रिड सिस्टम जिसे कहते हैं इन ट्रू सेंस वो बलूचिस्तान के अंदर नाफज है बिल्कुल, जिसकी जो उसकी अगर डेफिनेशन हम करें ना एक्चुअल क्या होती है। ये मिल मिला के चलने वाला काम नहीं है। ये सिर्फ यह है कि फ्रंट पे कोई और है और पीछे कोई और है। बलूचिस्तान में हमने उसका तजर्बा बार बार करके देख लिया, अच्छी तरह से करके देख लिया, बल्कि 100% करके देख लिया। उसका नतीजा ये है कि बलूचिस्तान के अवाम सख्त महरूमी का शिकार हैं। जिन सरदारों का जिक्र किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में आके उठते बैठते हैं, वो सरदार हमारे जो पंजाब के जो चौधरीज़ हैं उन जैसे हैं, KPK के ख़वानीन जैसे हैं, सिंध के वडेरों जैसे हैं। वो तो उस इस्तिसाली तबके के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। कोई फ़र्क नहीं इन चारों में। जी जी, ज़हरी साहब को देख लेना, जब ये ऑपरेशन हो रहा था नून लीग की कौम को गिराने का, तो ज़हरी साहब दुबई जाके बैठे हुए थे अपने महल में। सनाउल्लाह ज़हरी की बात कर रहा हूँ, जो उनके वज़ीर आला थे। तो ये तो हमें ये भी देखना बलूचिस्तान के वाले से कि जो बार बार कह देते हैं कुछ हमारे दानश्वर भी हैं सो कॉल्ड कि जी हाइब्रिड सिस्टम आए। एक हमारे जो कराची के एंकर हैं उनको बड़ी आजकल शिद्दत से ये ख्याल आता है हाइब्रिड निज़ाम आ रहा है और उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और भाई बलूचिस्तान में देख लो क्या हुआ। मियां ताहिर साहब, आप जरा बात को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, क्योंकि ये बात हो रही है इंडिपेंडेंस की, सियासत की भी की, तो पर यानी कि बलूचिस्तान असेंबली है लेकिन रिप्रेजेंटेशन जरूर होगी उसकी, एक रही सही रिप्रेजेंटेशन जो होती है, लेकिन एक्चुअल इश्यूज एड्रेस नहीं होते। ये बलूचिस्तान असेंबली बनती इसीलिए है ताकि इस्लामाबाद में चीजें हिलाई जा सके।
देखें, जिस तरह जो सब कह रहे थे 2013 का अच्छा फार्मूला था, मतलब फार्मूला ही होता है वहाँ पे बलूचिस्तान में। कोई जमहूरी अमल तो ऐसा सच है नहीं, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होता वहाँ, तो वो बेहतर था। उसको फिर एक नया तजर्बा किया गया और बाप को ले आया गया, अब वो नाकाम हुआ। वो इसलिए नाकाम हुआ कि उनका वफाक के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं था। वफाकी पार्टियां जो हैं वो उस तरह से, पीटीआई के बड़े थोड़े से वोट थे लेकिन वो हुकूमत में आ गई। अब उसको दोबारा से डिसमेंटल करके एक नया फार्मूला बनाया गया है। वही है 2013 समहाउ कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF ख़ास तौर पे इनको आगे लाया जाए और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो उसको नेशनल सतह तक उभारा जाए। तो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतर है। अब कितना कामयाब होता देखते हैं। तो मैं तो आपको बताऊंगा कि अब जो सूरत हाल है उसमें क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, वो ये हैं कि JUIF जो है मौलाना फजलुर रहमान वो लीड करेंगे, जो अब तक हमें वहाँ से इतलात मिल रही हैं। और PPP और PMLN ऊपर नीचे होंगी, यानी कि हो सकता है PMLN ज़्यादा ले जाए एक आध और एक आध वो कम ले जाएं। और बाप इस दफ़ा बहुत पता नहीं क्या कहेंगे, बाप को बाप महरूम यतीम हो गया। बाप भी यतीम होता है, चलें बाप यतीम हो गया। और NP जो है वो नेशनल पार्टी, उसकी पोजीशन बहरहाल बाप से भी बेहतर है। इंडिपेंडेंट कोयटा की हद तक परफॉर्म कर सकेंगे। वो जो आप बात कर रही हैं, हो सकता है वो जो लोग खुद से चॉइस के साथ हुए थे रईसानी वगैरह, वो शायद उनको बहुत टफ टाइम मिले इस दफ़ा। तो बलूचिस्तान में तो हुकूमत अगर बनी तो JUIF जो है वो इसको लीड करेगी और PPP और PMLN यहाँ वहाँ पे ऐसे ही फार्मूला चलेगा, बेशक आपस में जितनी मर्जी इनकी मुखालफत और वो हो। बाकी नेशनल असम्बली में JUIF अगेन मियां ताहिर साहब, लेकिन ये बात और उनके सेनेटर कामरान मुर्तजा भी कर चुके हैं कि उनको तो बार बार अपनी वफादारियां तब्दील करने को कहा जा रहा है, वो बलूचिस्तान में स्पेशली। फिर भी आप समझते हैं मौलाना साहब लीड करेंगे? हाँ, मौलाना साहब जीत जाएंगे। देखिए, मौलाना साहब ने खुद भी तो बहुत कुछ कहा है ना इलेक्शन से पहले कि हमें ये किया जा रहा है, हम देखें हम अगर आ गए तो फिर हम, तो वो उनका स्टाइल है, थोड़ा धमका के रखते हैं और धमकाने से वो उनको कुछ ना कुछ मिलता भी है हमेशा। जब वो धमकाते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। तो वो ये उनका स्टाइल है। अदरवाइज़ कोई मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सीरियस सिचुएशन है। उनको जो असल जो खदशात हैं वो दाइश की तरफ से हैं, क्यों दाइश वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा JUIF और इन जमातों को निशाना बना रहे हैं। और वो जाहिर है कि बाय डिज़ाइन है, वो इंटरनेशनल डिज़ाइन है जिसके तहत हो रहा है। और बाकी जो लोकल ग्रुप्स हैं वो बलोच पार्टियों को, NP को, BNP मैंगल को, अब मैंगल भी इस इलेक्शन में बेहतर पोजीशन में आ रही है, लेकिन ख़ुद अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो 3 सीटों पर खड़े हैं। अगर वो तीनों जीत जाते हैं तो जाहिर है फिर वो 2-3 सीटें या 4 सीटें आई जाएंगी उनकी, लेकिन फिर वो बाय इलेक्शन में चले जाएंगे। सर बाकी मैं पीजे मीर साहब का एक क्लोजिंग कमेंट ले लूं। पीजे साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं बलूचिस्तान में, ये एक्चुअली हो किसी और वजह से रहे हैं या बलूचिस्तान के मसाइल के लिए हो रहे हैं? सना, ये किसी और वजह से हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया है। बिकॉज हमने हर इलेक्शन देखा है, बड़े लॉलीपॉप्स देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके पास कारे सिस्टम था, आपने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। सो इट इज़ ऑल लिप सर्विस, बट आई होप, हम सब उम्मीद से हैं समथिंग कम्स आउट ऑफ इट। चलें, आप उम्मीद करें। और हमने यहाँ प्रोग्राम को आगे भी लेके जा, मेरी तरफ से अब पीजे साहब, आई एम गोइंग टू थ्रो इट टू यू। और ऑफ कोर्स व्हेन वी कम बैक इन द नेक्स्ट सेगमेंट, पीजे विल बी होस्टिंग एंड आई विल बी एनालाइजिंग, सो स्टे विद अस।